Hello and welcome student. NCERT class 11th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 4 है, क्लास नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आगे बढ़ाते हैं हम अपने पढ़ाई को, है ना। आप करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात कि सिग्निफिकेंट फिगर आखिर होता क्या है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रियलेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट इज इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू रिप्रेजेंट इट। To express it more accurately, express it with digits that are known with certainty. These are called as significant figure। मतलब significant figure क्या बोल रहा है कि significant figure क्या है, ये measurement of indication, measurement is indication by the number of digits। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई digits है, जैसे 2, 3, 4, 5, है ना। कोई डिजिट्स है, उस डिजिट्स के फॉर्म में कोई भी मेजरमेंट्स को लिखना या कोई एक्सपेरिमेंट को लिखना, उसके रिजल्ट को लिखना, ये कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसका एक कंडीशन क्या है, इसका एक कंडीशन ये है कि एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए, है ना। मतलब अप्रॉक्सीमेटली वाला ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेट वाला कंडीशन यहाँ नहीं अप्लाई होगा। यहाँ एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आ रहा है उस वैल्यू को लिखेंगे, इसे कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। आगे देखते हैं। They contain all the certain digits plus one doubtful digit in a number। मतलब यहाँ पे certain digits होते हैं, one doubtful digit in a number। मतलब इसमें ऐसा doubtful digit है, इसमें एक चीज़ ऐसा भी होता है, जैसे doubtful ये होता है 3, 4.5। सपोज करो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना, और अगर कर रहा हूँ 3, 4, 5, तो मैं इसे भी कहूँगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसे भी कहूँगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसे भी कहूँगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। मतलब कोई डेसिमल हो ना हो, है ना, तो ये चीज़ मैटर नहीं करता। नंबर्स ऑफ डिजिट्स को देखते हैं, कितने डिजिट्स हैं, उस डिजिट्स और एक्यूरेट वैल्यू देखते हैं, उसे ही कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। और जितने डिजिट्स हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 3 डिजिट्स हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलो आगे देखें। रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने नॉन जीरो हैं, जितने नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी जीरो छोड़ के, जीरो के अलावा 1 to जो भी 1 to 9, ये जितने नंबर हैं वो पूरे नंबर क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। ज़ीरो को छोड़ के, अभी कुछ कंडीशंस है, मैं आपको बताऊंगा। ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, लेकिन कब होगा ये अभी बताते हैं आगे। देखो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 6.9, यहाँ पे क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, करेक्ट, है ना। ये हमारा एग्जांपल है। और वहीं पे अगर देखें कि 2.16, यहाँ पे कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इन अ केस। देखो जिसकी मैंने बात की थी कि ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट लेंगे कब, इट कम इन बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जो कि नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर तभी लेंगे जब कोई नॉन ज़ीरो नंबर इसके मतलब उन दोनों के बीच ज़ीरो आए। कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ज़ीरो आएगा बिटवीन में, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ये ज़ीरो जो है ना, तब काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसको अभी क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
है ना, ऐसा है, ये बात होती है अभी। मतलब ज़ीरो तभी काउंट होगा जब नॉन ज़ीरो नंबर्स उस ज़ीरो के अगल बगल में उपस्थित हो। ठीक है, आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ज़ीरो एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा है कि ज़ीरो ऑफ द बिगिनिंग, मतलब अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो हो, 0.35 ऐसा कुछ हो, मान लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों लिखे टू सिग्निफिकेंट, क्योंकि ज़ीरो अगर किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आगे अगर ज़ीरो है ना, और उसके आगे अगर कोई डिजिट्स नहीं है तो ये ज़ीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 3 और 5 काउंट होगा। इस वजह से टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे इसे। ठीक है, यही बताया है इस पॉइंट में, विथ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल लूँ तो 16.00 अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जो 00 आया ना, ये इसके पहले एक डिजिट्स है, इसके पहले एक डिजिट्स है जो नॉन ज़ीरो है, तो इसीलिए ये काउंट होगा, काउंटेबल है ये, तो इसीलिए ये काउंट होगा, है ना। मतलब स्टार्टिंग ज़ीरो से नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो जो है वो बिटवीन में आ जाए, चला जाएगा, है ना। ज़ीरो अगर बिटवीन में आएगा तो काउंट हो जाएगा, है ना। ज़ीरो अगर एंड में भी आएगा तो काउंट हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इन एक्सपेंशियल नोटेशन दैट नंबर। अब देखो, जो हमने अभी तक छोड़ के रखा है कि अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो आता है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। हमने तो यही पढ़ा आज तक, लेकिन इसे भी इंक्लूड करने का एक और तरीका है कि अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, उसके आगे ज़ीरो अगर है लिखा हुआ है, तो उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड कर सकते हैं। वो इस पॉइंट में बताया है। देखो क्या बताया है, एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द नंबर्स portion represent the number of significant figure। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है 0.00045 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कब लिख सकते हैं, इस पॉइंट, इस जो डेसिमल को है, इस जो डेसिमल को हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम आगे बढ़ाएंगे इन द सेंस इसको डिजिट मतलब डेसिमल को चेंज करके हम यहाँ ले आएंगे, डेसिमल को मूव करके। तो जानते हो, अगर किसी भी डेसिमल को मूव करेंगे तो वहाँ पे कुछ इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होगा, तो देखेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मतलब कितने डिजिट, 4 डिजिट आगे लेके गए हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4। और हमारा जो ये पॉइंट लगा, डेसिमल लगा, कहाँ पे लगा, 4.5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब ये हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज किए तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4। -4 क्यों हुआ, मैंने पहले बोला था कि डेसिमल को आगे ले जाओगे तो माइनस साइन आएगा, डेसिमल को पीछे लेके जाओगे डिजिट्स के तो प्लस साइन आएगा। समझ रहे हो, तो यही है ये फंडा इसमें। आगे देखते हैं, आगे है, इसके आगे, द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टूवर्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, और क्या बोला, एक और लास्ट पॉइंट बोला कि डेसिमल क्या होता है, काउंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि 345.601 अगर ऐसा लिखा है ना, और या फिर ये लिखा है 3.45601, तो इसको डेसिमल से मतलब नहीं है। डेसिमल आप कहीं भी लगाओ, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ,
डेसिमल से उसको कोई रिलेशन नहीं है, उसको क्या किससे रिलेशन है, डिजिट से। 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी बोलेगा वो 6 सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी क्या बोलेगा वो 6 सिग्निफिकेंट, है ना। तो ये है इनमें, मतलब ये प्रोसेस होता है, ठीक है। 6 सिग्निफिकेंट दोनों ही काउंट होगा 6 सिग्निफिकेंट में। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या, रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखो जैसे हमने पढ़ा अभी सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता था कि एक्यूरेट वैल्यू जो है वही एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। लेकिन राउंडिंग ऑफ में क्या होगा, राउंडिंग ऑफ में होगा अप्रॉक्स, अप्रॉक्स होगा, है ना। राउंडिंग ऑफ में होगा अप्रॉक्सीमेटली, कुछ भी आता है राउंड ऑफ। ये बोलते हैं ना हमारे जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि राउंड फिगर, है ना। जनरल जनरल अपन कहीं भी शॉप जाते हैं तो ये जब जब दुकानदार के पास या शॉपकीपर के पास कुछ छुट्टे की प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनके पास मान लो कि खुले पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो राउंड ऑफ कुछ होता है, जैसे कि मान के चलो कि 35 रुपीज़ का आपने लिया है ना, 35.75 पैसा, 35.75 पैसा का कुछ प्रोडक्ट आपने शॉपकीपर से लिया है, तो आपको वो क्या करेगा, आपको वो 36 रुपीज़ लेगा, चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा, क्योंकि 75 पैसा को वो काउंट, वो आपको 75 पैसा, मतलब 75 पैसा 35.75 पैसा ये आपको चार्ज नहीं करेगा, वो राउंड ऑफ में चार्ज करता है ना। राउंड ऑफ में चार्ज करता है मतलब आसपास अप्रॉक्सीमेटली, जो जिससे क्या हो कि ट्रांजैक्शन में इजी पड़े, किसको, कस्टमर को भी और शॉपकीपर को भी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ते हैं। मैंने ओवरऑल बता दिया है। अभी देखें, द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर इज अप्लाइड टू रिटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ये रिटेन है किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का। देखते हैं कैसे। इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द desired number of significant figure happens to be more than 5, the preceding significant figure is increased by 4.317 is rounding off 4.32। देखो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, मैथ्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है। देखो कैसे बताता हूँ। मैथ्स में हमने क्या पढ़ा है, जैसे कि ये एग्जांपल लिखा हुआ है 4.317, है ना। अगर ये किसी भी मैथ्स के सॉल्यूशन में आता था तो हम वहाँ पे एक चेंजेस और कर सकते थे। क्या कर सकते थे, वहाँ पे 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें डेसिमल में, याद रखना 5 नंबर, जो नंबर ऑफ 5 डिजिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस में, डेसिमल में। डेसिमल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कैसे, तो देखें इसको हम चेंज कर सकते हैं, 5 के बेसिस पे ही चेंज होता है, याद रखना। इसे ही राउंडिंग ऑफ कहेंगे। जैसे कि 4.317 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 4.31। अब देखो ये 3 जो है, ये जो 3 की बात कर रहा हूँ, ये 3 एज इट इज़ लिखा गया, 1 एज इट इज़ लिखा गया। क्यों, क्योंकि 3 जो है 5 से लेस देन है, 1 जो है वो 3 जो है 5 से लेस देन है, 1 जो है वो भी 5 से लेस देन है, तो जो लेस देन होगा वो एज इट इज़ लिखाएगा। अब जो ये 7 की बात करें तो ये 7 जो है वो 5 से ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है, तो इसीलिए जो ग्रेटर देन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया चेंज।
तो क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या हो गया, 4.318। समझ में आया क्या चेंज हुआ, यही चेंज होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि लिखा है 3.69 है ना, और लिखा हुआ है 3.69, लिखा हुआ है 3.42। देखो अब किसमें क्या चेंज होता है। तो अगर इसमें राउंडिंग ऑफ निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए। तो 3.3 तो एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है। अब देखेंगे जो 6 है, तो हमको मालूम है कि जो 6 है वो क्या है, वो 5 से ग्रेटर देन है। 6 है वो 5 से ग्रेटर देन है ना। 6 जो है वो 5 से ग्रेटर देन है, तो ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ये हो गया चेंज। कोई भी एक डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। जो ग्रेटर है वो चेंज हो जाता है। तो एक डिजिट चेंज हो गया तो दोनों चेंज नहीं होंगे। 9 भी जो है वो 5 से ग्रेटर देन है, बट वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उससे जस्ट पहले वाला यानी जो 6 था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं इसका राउंडिंग ऑफ करके, तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का एज इट इज पॉइंट। अब देखो 4 जो है ना, जो 4 जो है ना वो लेस देन है 5 के, मतलब 5 से छोटा है 4। तो यहाँ पे ये चेंज तो होगा नहीं। अब ये जब ये चेंज नहीं हुआ तो अब ये 2 को चेक करते हैं। तो जो ये 2 है ना वो भी लेस देन है 5 के, तो ये भी नहीं चेंज होगा, ये भी एज इट इज लिखाएगा। तो इसका राउंडिंग ऑफ वैल्यू यही होगा। समझ में आ रहा है कैसे राउंडिंग ऑफ निकालते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखने होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, इफ़ द डिजिट्स इन्वॉल्व इज़ लेस देन 5। देखो अब मैंने सारा एक समरी निकाल के बता दिया कि लेस देन 5 रहेगा तो नेगलेक्टेड करना है, ग्रेटर देन 5 रहेगा तो वो चेंज होगा राउंडिंग ऑफ में। मैंने सारा कुछ बता दिया, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, डेसिमल एनालिसिस है, फिर कुछ फिज़िकल। ये जो डेसिमल एनालिसिस है ये तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन जनरली देयर इज़ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्जेशन के बारे में बात किया गया है ना। जैसे डेसिमल, देखो क्या बात किया गया है, डेसिमल का एनालिसिस कैसे करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो लेंथ को क्या से मेज़र करता है, मीटर से। करेक्ट है, लेंथ को मीटर से मेज़र करता है। लेकिन जनरली हम किससे करते हैं, लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं, इंचेस, फीट, है ना। इससे ये सब जनरली यूज़ होता है हमारा, इंचेस, फीट, ये सब हम 1 फीट 2 फीट ऐसा मेज़र करके बताते हैं। लेकिन साइंटिफिक जो लैंग्वेज है, ये साइंस के लैंग्वेज है ना, वो लेंथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ मीटर जानता है। मीटर या इससे छोटा हो सेंटीमीटर, है ना। तो वो यही सब लैंग्वेज जानता है, वो ये नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है, याद रखना, भूलना नहीं। ये एसआई यूनिट है किसका, लेंथ का। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस, कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं, जो इस एग्जांपल में बताया गया है, वो मैंने आपका एक समरी बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो ये देखते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें लिखा है प्रॉपर्टीज़, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेजेस हैं और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन स्टेजेस में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, तो क्या क्या स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होती है, ये चीज़ देखते हैं। तो पहला है जैसे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है, डिफाइंड होती है। वॉल्यूम जो है आपकी डिफाइंड होती है ना।
लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में डिफाइंड नहीं होती। डिफाइंड होना मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो अभी देखेंगे डिफाइनाइट मतलब, अब देखो सॉलिड है, कोई प्रोडक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो आप इसकी वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो, है ना। वॉल्यूम में क्या होता है, वो कितना जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है और उसका खुद का मास है ना, वही मैटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो वो मैटर कहलाता है। और ये इसकी वॉल्यूम, सॉलिड चीज़ें हैं, उसकी शेप है तो हम उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही लिक्विड, अब लिक्विड भी है, मान लो कुछ लिक्विड या कुछ जगह तक फैला हुआ है, तो इसकी भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, है ना, इसकी भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। लेकिन गैस जो है ना, यहाँ पे जो थर्ड चीज़ें हैं गैस, इस गैस की वॉल्यूम हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि गैस में पार्टिकल कहाँ कहाँ है, कितने दूर में है, ये हमको नहीं मालूम, है ना। बहुत दूर दूर होते हैं उसके पार्टिकल। सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत पास पास हैं, इस वजह से क्या होगा वो कि एक शेप ले लेगा सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल भी एक एक थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, लेकिन एक शेप वो भी ले लेता है ना। जैसे कि अगर पानी को, अगर वाटर को अगर फ्लोर पे अगर उसको रखा जाए या फ्लोर पे उसको फैलाया जाए पानी को, तो वो एक शेप में थोड़े देर तक वो क्या होगा, फ्लो होगा, फिर एक जगह जाके रुक जाएगा और वो एक शेप बन जाएगा। भले ही वो शेप का नाम कुछ हो या ना हो, बट एक जगह तक वो फिक्स हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड का हनी। हनी जो है, आप उसको ज़मीन पे गिरा के देखना, वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करता। उसका सरफेस टेंशन होता है, जिस वजह से वो अपने आप को समेट लेता है और एक शेप बना लेता है, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन गैस में ये सब कंडीशन नहीं है। गैस में तो उसके पार्टिकल्स कहाँ है, उसके एटम्स कहाँ है, यही पता नहीं चलता, बहुत दूर दूर होते हैं। तो वो कोई शेप तो हम जान भी गए कि इसके पार्टिकल्स या इसके एटम हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत दूर दूर रहता है, तो कोई एक वॉल्यूम हम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शेप की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन शेप बना लेता है। तो शेप कौन बनाता है, सॉलिड, है ना। सॉलिड शेप बनाता है, ओनली सॉलिड शेप बनाता है। क्योंकि एक शेप का मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है सर्कल, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यही सारा चीज़ जो एक जेन्युइन एक शेप जिसे कहा जाता है। लेकिन लिक्विड कोई ऐसा शेप बनाता नहीं है। लिक्विड क्या करता है, ऐसा ऐसा कुछ फैला हो जाता है, लिक्विड फैल जाता है, तो वो कुछ जनरली एक शेप तो बनाता नहीं, इसलिए शेप क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा शेप, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, याद रखना, शेप डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। अब जो गैस है उसका तो हम शेप बता ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। इंटर मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन क्या होता है, कि इनके मॉलिक्यूल में, मतलब इसके अणु में, इसके अणु में, मॉलिक्यूल में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब समझ जाओ कि कोई एक एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में कोई फोर्स से जुड़े होते हैं, है ना। तभी तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, है ना, एक दूसरे से फोर्स में जुड़े होते हैं। तो इस जो फोर्स का नाम है ना, ये जो फोर्स का नाम है उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड में वेरी हाई होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल, इसके जो पार्टिकल हैं बहुत बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा,
वो जो फोर्स लगेगा वो बहुत हाईली लगेगा, है ना। और वैसे ही लिक्विड में क्या थोड़े दूर होते हैं इसके पार्टिकल, तो मॉडरेट लगता है, और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं, तो ये नेग्लिजिबल भी होता है, बहुत कम इसमें फोर्स लगता है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ये क्या होता है, ऑर्डरली अरेंज होता है, क्योंकि अरेंज होगा तभी तो एक शेप बनाएगा। सॉलिड है ये क्या है, सॉलिड। तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं इस सॉलिड के, वो क्या होंगे, एक शेप में अरेंज्ड होंगे, एक शेप में अरेंज होंगे, और इनके जो अरेंजमेंट है उसी के हिसाब से उस एलिमेंट का शेप बनता है, ठीक है। तो ये इसमें अरेंज होते हैं, है ना। और जो लिक्विड है इसमें फ्रीली टू मूव विद इन द वॉल्यूम, ये क्या करते हैं, ये इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े मूवमेंट में रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, सॉलिड में मूव नहीं होता, वो एकदम ज़्यादा फोर्स से ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और अटैच करके रखते हैं। लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में थोड़े से जो मॉलिक्यूल हैं थोड़े थोड़े दूर में होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े दूर में होते हैं, जिससे क्या होता है, ये फ्रीली मूव हो जाता है ना, जिससे ये क्या होता है, फ्रीली मूव हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, अरेंजमेंट। तो इसमें अरेंजमेंट थोड़ा इससे कम होता है। अब जो गैस है उसमें तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो तो कहीं भी घूम सकते हैं, उनका कोई बॉन्डेज नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, तो वो कोई शेप भी नहीं बनाते और इनमें कोई अरेंजमेंट भी नहीं होता, कहीं भी मूव हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, इंटर मॉलिकुलर स्पेस। देखो इसमें स्पेस बहुत कम होगा, जैसे मैंने बताया इसमें मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इसमें बहुत कम स्पेस होगा, है ना। और इसमें क्या होगा, साइलेंटली ग्रेटर, मतलब सॉलिड जो है ना, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा स्पेस होगा इसमें, किस में, लिक्विड में। और जो गैस की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, जिसके मॉलिक्यूल में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया गैस के बारे में बात कर दी हम। अब देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस किसे कर पाएंगे हम। देखो कंप्रेस करना मतलब दबाव लगाना, प्रेशर डालना। तो देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी किस में होता है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को बहुत ज़बरदस्त कंप्रेस कर सकते हो आप। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है क्या, एलपीजी, सीएनजी, ये जो गैसेस हैं इनको कंप्रेस करके बनाया गया, कंप्रेस करके एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लेके जाते हैं और यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो वो एलिमेंट जो है वो टूट जाएगा, और अगर लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस होगा ही नहीं लिक्विड, उस पर प्रेशर डालोगे तो वो फ्लो हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखेंगे आगे एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग में एक्सपेंशन क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं कि हीटिंग में एक्सपेंशन होता है मीन्स अगर इस सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम हीट जनरेट करते हैं, है ना। हीट जनरेट करना मीन्स टेम्परेचर देना। अगर हीट जनरेट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होता है, तो देखेंगे इसमें वेरी लिटिल है, इसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं, है ना, किसमें, सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड में अगर आपने हीट दिया है तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा उसमें, है ना, क्योंकि सॉलिड है वो। लेकिन लिक्विड में अगर आपने हीट दिया है तो उसमें थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा चेंज होगा। हालांकि लिखा है इसमें भी वेरी लिटिल, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा हीटिंग के बिहाफ में। लेकिन गैस है ना, ये इसमें अगर हीट कर दिए तो इसमें बहुत ही एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होता है मीन्स फैलता है ये। देखो इसमें देखो तो सॉलिड में ये फैलेगा नहीं, एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर दोगे तो फैलेगा नहीं,
लेकिन लिक्विड इसमें टेम्परेचर दोगे तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत फैल सकता है, ज़्यादा नहीं फैलेगा, है ना, इसलिए इसको भी वेरी लिटिल लिखें। लेकिन गैस बहुत फैलता है, गैस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। कैसे? टेम्परेचर लगाओगे तो जो मतलब लाइट गैसें हैं, जो लाइटली, जो जिनका वेट लाइट है, वो क्या होते हैं, ऊपर जाने लगते हैं बहुत स्पीड से, है ना, और जो हैवी गैसेस हैं वो नीचे रहते हैं हीट करने से। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ। अभी नेक्स्ट देखेंगे रेजिडिटी। अब रेजिडिटी मतलब क्या होता है? रेजिडिटी मतलब होता है कठोर। अगर हिंदी में बात करूँ, रेजिडिटी का मतलब तो होता है कठोर। तो देखें सॉलिड क्या होता है, वेरी रिजिड, और ये होता है नॉट रिजिड, है ना, नो एज क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड, इसको फ्लूइड कहेंगे। और ये तो रहता ही नहीं, ये तो कठोर होगा ही नहीं, ये तो सॉलिड होगा ही नहीं, है ना। तो आगे देखेंगे फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी फ्लो कौन कर सकता है? तो फ्लो तो सॉलिड फ्लो कर ही नहीं सकता, लेकिन लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, और ये जो गैसेस है ये भी फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि गैस के साथ छोटे छोटे पार्टिकल हैं सारे, वो फ्लो तो कर ही सकते हैं। लास्ट देखेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? देखें, दे कैन डिफ्यूज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड गैसेस, है ना, दे कैन डिफ्यूज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड और गैसेस। मतलब ये डिफ्यूज़न में है कि ये क्या है, डिफ्यूज़ होता है, कौन? सॉलिड, है ना, सॉलिड क्या है, डिफ्यूज़ होता है, किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस के काइनेटिक एनर्जी से ये इसका डिफ्यूज़न होता है। और वहीं बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, कैन डिफ्यूज़ एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ वेरी फास्ट। मतलब इसमें डिफ्यूज़न होता है, और लेकिन ये इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, मतलब इसका बोला जाए स्पीड, तो ये सॉलिड से ज़्यादा होता है। आप जो गैस की बात करें तो गैस का क्या है, कैन डिफ्यूज़ एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ वेरी फास्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट। मतलब ये इससे ज़्यादा ये है फास्ट, और इससे ज़्यादा ये फास्ट। किस में? डिफ्यूज़न में, याद रखना, किसमें? डिफ्यूज़न में। ठीक है, अभी आगे देखें। अब हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम।